बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 7 है प्रमोशन के ऊपर, यानी जिसको हम लोग अक्सर लोग मार्केटिंग का भी एक की डोमेन समझते हैं। ये एक इंटरेस्टिंग कोट है कि विदाउट प्रमोशन समथिंग टेरिबल हैपेंस नथिंग। यानी मुराद किया उसने बड़े इंटरेस्टिंग बात कर दी कि यानी प्रमोट ही नहीं करेंगे तो ज़ाहिर है कुछ भी नहीं होगा, यानी आपकी कोई सेल्स नहीं होगी। ये प्रमोशन की इंपॉर्टेंस को भी सिग्निफाई करता है कोट। और इन जनरल तो इस पूरे चैप्टर के अंदर प्रमोशन के अंदर जो ब्रॉड चीज हम लोग टच करेंगे प्रमोशन मिक्स है, यानी प्रमोशन की क्या डिफरेंट टाइप्स हैं, ज्यादातर चैप्टर इसी के ऊपर कवर्ड है। उसके बाद कम्युनिकेशन प्रोसेस है, यानी कंज्यूमर को जब आप प्रमोट कर रहे होते हैं, एक्चुअली कम्युनिकेट कर रहे होते हैं उनके साथ, तो क्या कुछ होता है। उसके बाद पुश एंड पुल, दो स्ट्रेटजीज अप्रोचेज हैं कंपनीज की तरफ से कि किस तरह वो होलसेलर टेलर को या डायरेक्ट कंज्यूमर्स को टारगेट करने की कोशिश करते हैं। और फाइनली मैनेजिंग द प्रमोशन मिक्स है, यानी जो प्रमोशन के डिफरेंट टूल्स हैं उनको किस तरह मैनेज किया जाता है। तो ओपनिंग केस इसका इंटरेस्टिंग है क्रिकेट के ऊपर, ब्रांडिंग क्रिकेट, कि किस तरह क्रिकेट जो कि एक स्पोर्ट है उसको भी ब्रांड किया जा रहा है। आज से कुछ अर्सा पहले चले जाएं तो आपको सिर्फ टेस्ट क्रिकेट मिलती थी जो कि 5 5 डेज का मैच होता था, लेकिन अब जैसे जैसे दुनिया का टाइम बिजी होता चला गया, इवेंचुअली वनडे ओडीआई ने बहुत ज्यादा फेम गेन किया और एज अ रिजल्ट क्या हुआ कि इसके इंटरनेशनल मैचेस भी स्टार्ट हो गए और यानी वर्ल्ड कप स्टार्ट हो गया एवरी 4 इयर्स के अंदर। फिर इसके बाद T20 आया। एक्चुअली क्रिकेट भी इनिशिएट इंग्लैंड में ही हुई थी और T20 का आइडिया भी इंग्लैंड में इनिशिएट हुआ था 2003 में। फिर इसको वो ज्यादा पॉपुलराइज करवाया इंडियन प्रीमियर लीग ने 2008 में, जब उन्होंने बहुत सारे इंटरनेशनल स्टार्स को हायर करना शुरू किया और उनको यूटिलाइज किया, कैश किया। फिर मोर रिसेंटली 2015 में पाकिस्तान ने भी पाकिस्तान सुपर लीग के नाम से फिर लॉन्च किया। तो एक स्पोर्ट है उसको भी अब किस तरह ब्रांड किया जा रहा है और उसको फिर प्रमोट किया जा रहा है। इसमें होता ही है कि वेरियस डिफरेंट स्पॉन्सर्स को लेते हैं वो, और ज़ाहिर सुपरस्टार्स को लेते हैं, क्योंकि हर स्टार हर एक प्लेयर वो हिमसेल्फ भी एक ब्रांड नेम होता है और वो काफ़ी हद तक प्रमोशन का काम दे रहा होता है। तो जो लोग उसके फैन होते हैं वो उसको सिर्फ व्यू करने के लिए आ रहे होते हैं। आप लोगों को शायद नॉलेज हो, इवन उसके अंदर होता है ये जो एनिमेशन वगैरह बनती हैं, वीडियो गेम्स की भी बनती हैं। एनिमेटेड सीरीज में वो कोशिश करते हैं कि किसी सुपरस्टार को हायर करें साउंड के लिए, ताकि हम उसका नाम ले सकें कि जिसकी वॉइस है इसके अंदर। तो जो लोग उसके फैन होते हैं वो सिर्फ उसकी वॉइस की वजह से बाज़-औक़ात अट्रैक्ट हो रहते हैं प्रमोशन का, लोगों को उसको जाने की अट्रैक्शन मिल जाती है, प्रमोट हो जाती है प्रोडक्ट। तो इस तरह हम यानी अब T20 भी वो वेरियस डिफरेंट तरीकों से बीटीवी स्पोर्ट्स और 10 स्पोर्ट्स के थ्रू जो है ना डिफरेंट जोन तक रीच भी कर रहा है। लोगों और टीम्स के नाम जो है वो सिलेक्ट हो रहे हैं उस हिसाब से, ताकि अगेन वो भी प्रमोशन में एक सर्टेन अट्रैक्शन दे रही होती है। जो टीम्स के नाम है वो भी हर टीम काइंड ऑफ एक इंडिविजुअल ब्रांड नेम है। तो कमर्शियल भी ज़ाहिर है इसी तरह उसकी चल रही हैं और अगेन डिफरेंट प्लेयर्स का भी आ गया। तो ये फीफा वगैरह में भी यही होता है कि बहुत ज़्यादा आप फिर आपको स्पॉन्सरशिप वगैरह मिल रही होती है, तो उसके ऊपर जो है ना वो फिर काम होता है। तो प्रमोशन के अंदर अब हम चलते हैं कि इस चैप्टर के अंदर प्रमोशन मिक्स किस चीज़ को कहा जाता है। मार्केटिंग का एक इंतहाई इम्पोर्टेंट सब डोमेन है प्रमोशन मिक्स, यानी इसके अंदर प्रमोशन के जो वेरियस डिफरेंट टूल्स हैं वो यूटिलाइज हो रहे होते हैं कि कंपनीज कैसे इनमें से एक को या मल्टीपल को यूटिलाइज कर रही होती है। तो इनकी 7 डिफरेंट टाइप्स यहाँ पे दी हुई है टेबल 7.1 में, ये आगे भी डिटेल के अंदर टच होंगी, लेकिन यहाँ पे कंडेंस फॉर्म में बता दी हुई है। इसमें भी मेनली जो अब टॉप उस पे आ रही है, एडवर्टाइजिंग सबसे ज्यादा फेमस ट्रेडिशनल अभी डिटेल में आती है। फिर सेल्स प्रमोशन है इसी की एक सब हेड काइंड ऑफ, और फिर पब्लिक रिलेशन है कि किस तरह वेरियस डिफरेंट पब्लिक से पर्सनल सेलिंग बिल्कुल उल्ट आती है एडवर्टाइजिंग का। डायरेक्ट मार्केटिंग है कि किस तरह डायरेक्ट कंज्यूमर्स को अप्रोच किया जाता है मेल टेलीफोन मोबाइल के थ्रू। और फिर डिजिटल मार्केटिंग है जो इस वक्त फास्टेस्ट ग्रोइंग भी है और लार्जेस्ट भी बन गई है इस साल। और गुरिल्ला मार्केटिंग है, इसको इनका सब हेड भी समझा जा सकता है, अदरवाइज इसमें इनोवेटिव तरीके के साथ प्रमोट करने की कोशिश की जाती है। सबसे पहले कंसेप्ट समझ लें नीड फॉर आईएमसी यानी इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन का। इसकी जरूरत क्यों फील होती है, यानी आप इस तरह समझे कि कंपनीज को लिए जरूरी है कि वो कंसिस्टेंट तरीके से मैसेज पहुंचाएं अपने ब्रांड का। अदरवाइज क्या होगा, कंज्यूमर को कंफ्यूजन होगी, क्योंकि अगर एक कंपनी मसलन एक वेबसाइट के ऊपर कोई और लोगो आ रहा है, कोई और कलर स्कीम आ रही है, कोई और क्लेम आ रहा है, सेल्स का बंदा कोई और क्लेम कर रहा है, एड के अंदर कुछ और दिखाया जा रहा है, शॉप पे आ रहे हैं तो कोई और इन्फॉर्मेशन मिल रही है, तो कंज्यूमर कंफ्यूज होगा। अगर कंसिस्टेंट मैसेज नहीं जाएगा तो ब्रांड की एक आइडेंटिटी नहीं बनेगी, वो प्रमोट प्रॉपर तरीके से नहीं होगा। तो इसमें इसके पीछे एक बहुत बड़ी रीजन ये भी होती है कि बहुत सी कंपनीज उन्होंने खुद अपने मार्केटिंग ये प्रमोशन डिपार्टमेंट नहीं बनाए होते बाद बात, तो वो एक्सटर्नल आउटसोर्स कर रही होती है, एडवर्टाइजिंग एजेंसी से काम करवा रही होती है वगैरह वगैरह। तो आपको, और हो सकता है वेबसाइट वो किसी और से बनवा रही होती है,
तो आपको जो भी काम करवाना है उसमें कंपनी को ये ध्यान रखना पड़ता है कि एक सेंट्रल या बंदा होना चाहिए या एक सेंट्रल मैसेज पहुंचाने का कोई मैकेनिज्म होना चाहिए ताकि कंज्यूमर्स को कंफ्यूजन ना आए और आप सिंगल प्रोडक्ट को प्रमोट करें। तो इस अप्रोच को इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन कहा जाता है ताकि आप कंसिस्टेंट मैसेज जो वो कंज्यूमर तक पहुंचाएं, उसमें कंफ्यूजन ना आए। तो बहुत सारे ब्रांड आपको मिलेंगे, आप देखेंगे कि उन्होंने कहीं पे लोगो कुछ और लिख दिया होगा, कहीं पे कोई और मैसेज दे रहे होंगे। ऑन द अदर हैंड कंसिस्टेंट स्कीम जैसे यूफोन के अगर आप एड्स देखें तो उनके अखबार में भी एक कंसिस्टेंट कलर स्कीम होती है और ऑनलाइन एड्स के ऊपर भी एक कंसिस्टेंसी काइंड ऑफ मिलती है। ये एक इंटरेस्टिंग मतलब फनी एक फन एलिमेंट को भी उन्होंने यूज किया है और इस तरह वो मैसेज कर। तो पहली टाइप फिर अब आते हैं एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग क्या है, इसकी डेफिनेशन बड़ी सिंपल है कि एनी पेड फॉर्म ऑफ नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन। तो इसमें दो वर्ड्स इंपॉर्टेंट है, एक पेड। पेड का क्या मतलब हुआ कि अगर कोई फ्री में प्रमोशन कर रहा है, कोई वैसी तारीफ कर रहा है तो वो वर्ड ऑफ माउथ वगैरह किसी और कैटेगरी में आएगी, उसको हम एडवर्टाइजिंग नहीं कहेंगे। एडवर्टाइजिंग के लिए पैसा दिया जाता है तब आपकी एडवर्टाइजिंग होती है। और नॉन पर्सनल क्या हुआ कि एक होता है कि सेल्स का बंदा अगर आके मिल रहा है और प्रमोट कर रहा है, उसको हम एडवर्टाइजिंग नहीं कहेंगे, वो भी आगे आ जाएगी, सेल्स फोर्स वगैरह की कैटेगरी में कवर होगी। लेकिन उसको जो नॉन पर्सनल है जिसमें डिफरेंट मीडियम आइडियाज यूज किए जा रहे थे जैसे ब्रॉडकास्ट, टीवी एंड रेडियो, ठीक है, प्रिंट के ऊपर और आउटडोर के ऊपर। इस जमाने में इंटरनेट को भी इसमें काउंट किया जाता था, लेकिन अब उसको मिट कर रहे हैं क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग सेपरेट डोमेन बन गई है तो उसको अलग से ले रहे हैं। तो डिफरेंट ब्रांड्स हैं वो इस तरह अप्रोच करते हैं। सर्फ एक्सेल ने डर्ट इज गुड की कैंपेन लॉन्च की तो उसमें शुरू में भी लोगों की तरफ से रिटेलिएशन आई, तो इन्होंने फिर काफी कंसिस्टेंट मैसेज डिलीवर करने की कोशिश की, लेकिन अभी भी इसमें कुछ इश्यूज हैं एनवायरमेंटल फ्रेंडलीनेस के लिहाज से भी और वैसे भी कि यानी जो रिलीजन का भी मैसेज है क्लीनलीनेस को एनकरेज करना चाहिए। डर्ट इज गुड का मतलब क्या है कि अगर चीज जो है ना वो लोग गंदे ज्यादा होंगे तो हमारी चीज ज्यादा बिकेगी। तो ये एथिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है। और इसी तरह एडवर्टाइजिंग के लोग डिफरेंट इनोवेटिव जो है ना अप्रोचेस डिफरेंट तरीके देख रहे होते हैं। फॉर इंस्टेंस सूफी का ये ऐड लगा हुआ है, अब ये क्या हो रहा है, ब्रिज के ऊपर भी साइड पे जो जगह है उसको भी जो है ना ब्रांड किया जा रहा है। इसी तरह इवन नॉर्थन एरियाज में आप जाएं तो वहां पे भी क्या हो रहा होता है कि डिफरेंट लोग नारायण का खान में पहाड़ों के ऊपर भी जो है ना किसी वो रेस्ट हाउस वगैरह का उसका ऐड लगा होता है। तो डिफरेंट जो मार्केटर्स हैं वो क्रिएटिव अप्रोचेज यूज कर रहे होते हैं। मीडिया एडवर्टाइजिंग स्पेंडिंग इन पाकिस्तान, अरोरा से ये डाटा लिया गया है 2017-18 में। स्पेंडिंग पाकिस्तान में भी टीवी मेन डोमेन जा रहा है और डिजिटल के ऊपर काफी कम स्पेंडिंग हो रही है, जबकि हम ग्लोबल डाटा के ऊपर आते हैं उसमें ये काफी चेंज हो गया हुआ है। प्रोडक्ट प्लेसमेंट का कंसेप्ट एडवर्टाइजिंग के अंदर ही एक सब हेड है। प्रोडक्ट प्लेसमेंट क्या होती है, सेल्स प्रमोशन टूल है जिसमें आप ब्रांड नेम को यूज करते हैं किसी मूवी या टीवी शो वगैरह में। आप लोग शायद इनमें ना हो, पास में जो सोप ओपरा शो किए जाते थे उनके बारे में आता है कि उनका नाम ही सोप ओपरा इस वजह से बढ़ा क्योंकि वो यानी उसके अंदर साबुन की कंपनी जो है वो प्रमोट करती थी, वो फंड करती थी। तो इस वजह से जो एक्टर्स होते थे वो बीच में बोलते-बोलते साबुन की तारीफ भी कर रहे होते थे। ये एक काइंड ऑफ एडवर्टाइजिंग होती थी जो इंटीग्रेट कर दी जाती थी उस प्रोग्राम के अंदर। और यही कांसेप्ट आज भी अप्लाई हो रहा है। बहुत सारे टीवीज़ में, इवन मूवीज़ के अंदर बाकायदा बिडिंग होती है इसके ऊपर कि कौन ज़्यादा पे करेगा। तो ये आता है कि ट्रांसफॉर्मर ने बिडिंग की थी तो जनरल मोटर्स विन कर गई वो बिड। इस वजह से उन्होंने अपनी मूवीज के अंदर जनरल मोटर्स की गाड़ी को प्रमोट किया। ये हॉलीवुड ब्रांडेड ने उसका एनालिसिस किया हुआ है कि 2007 की एक-एक मूवी के अंदर कुछ 40 से 50 ब्रांड्स उन्होंने वो स्पॉन्सर किए हुए हैं जो डिफरेंट तरीकों से, डिफरेंट एंगल से उनके स्क्रीनशॉट दिखाए जा रहे होते हैं। 2009 की मूवी में कितना हुआ, इसी तरह 2017-18। तो हर मूवी के अंदर जो है ना वो इतनी हाई लेवल की ये प्रोडक्ट प्लेसमेंट का कांसेप्ट है जो यूटिलाइज हो रहा होता है इस तरह डिफरेंट तरीकों के साथ। तो ब्रांड्स पिच कर रहे होते हैं अपने आइडियाज को। और इसी तरह इवन पाकिस्तान के अंदर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे भी बहुत सारे ड्रामास के अंदर मिलेगा। एक यानी ड्रामा चल रहा है सुनो चंदा हम टीवी पे, तो उसके अंदर अलकरम के ब्रांड को, ओप्पो के ब्रांड को बार बार प्रमोट किया जा रहा है। एक्टर उसकी तारीफ करनी शुरू कर देंगे। इसके पीछे मकसद क्या होता है कि चूंकि वो बैकग्राउंड से फंडेड है, उनको पेमेंट की जा रही होती है, इसलिए उसके बदले में वो प्रोडक्ट प्लेसमेंट को इस तरह डिपिक्ट कर रहे होते हैं। और इसी तरह वेरियस डिफरेंट एड्स आप लोग देख सकते हैं। ये कोक का बड़ा इंटरेस्टिंग एड है। तो इसमें यानी डिफरेंट कंट्रोवर्सी है कि क्या टीवी ही मेन मीडियम रहेगा, क्योंकि आज से चंद साल पहले ये लग रहा था कि टीवी अल्टीमेट मीडियम बन गया हुआ है। लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, अब डिजिटल मीडिया आ गया तो टीवी बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो न्यूट्रल अप्रोच ये है कि ऐसा लग रहा है कि टीवी खत्म भी नहीं होगा, बट एट द सेम टाइम ऑब्वियसली मेन प्लेयर रह भी नहीं रहा। तो ये एज ए सेकेंडरी काइंड ऑफ एक बस एक वन ऑफ द प्लेयर्स के तौर पर रहेगा। सेकेंड टाइप ऑफ प्रमोशन में आते हैं डायरेक्ट मार्केटिंग के ऊपर। डायरेक्ट मार्केटिंग के अंदर क्या होता है कि कंपनीज प्रमोट कर रही होती हैं
अपनी प्रोडक्ट को, जिसमें कस्टमर्स को डायरेक्टली अप्रोच करते हैं वाया टेलीफोन, मेल या डोर टू डोर सेलिंग के। फॉर इंस्टेंस ये वेस्ट में बहुत ज़्यादा हो रही है कि अमेरिका के अंदर लोग टेलीफोन के ऊपर कॉल कर करके केबल चैनल से लेके अपनी प्रोडक्ट्स तक जो है ना वो सेल कर रहे होते हैं कि जी हम फलां चीज़ बेच रहे हैं, आप खरीद लें, पे करें, आपके घर पे आ जाएगी एंड ऑल दैट। तो इसको जो है ना डायरेक्ट मार्केटिंग कहा जाता है। और इसे और भी डिफरेंट टाइप्स हैं इसकी, पोस्टल के थ्रू भी हो रही होती है, ठीक है, पोस्टल डोर टू डोर लीफलेटिंग भी जो है ना थ्रू की जा रही होती है जो, लेकिन इसमें अमूमन ये होता है कि डायरेक्ट कस्टमर्स को अप्रोच करने की कोशिश की जाती है जो आपकी टारगेट मार्केट बन रहे होते हैं। कैटलॉग मार्केटिंग भी आप लोगों ने देखा होगा, समटाइम जो है ना ये इसकी ड्रेसिंग ब्रांड्स के, अपैरल ब्रांड्स के डिफरेंट घरों के अंदर भी आके वो ड्रॉप कर देते हैं। थर्ड टाइप फिर आती है पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग उसका एडवर्टाइजिंग का बिल्कुल उलट है। पर्सनल सेलिंग के अंदर क्या होता है कि आप इन पर्सन जाके, एक बंदा सेल्स का वो जाके कंपनी के साथ डील करता है। ये B2B में बहुत कॉमनली यूज होती है और वन ऑफ द ओल्डेस्ट फॉर्म्स है। आता है कि कोड ऑफ हम्मुराबी लिखा गया था वो 1700 BCE में बेबीलोन के शहर के अंदर, इराक का एक शहर है, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ज़माने में कह लें रफली। तो उसके अंदर भी राइट्स ऑफ सेल्समैन लिखे हुए हैं। तो मुराद क्या है कि यानी सेल्स इतना पुराना प्रोफेशन है कि तकरीबन 4000 साल पहले भी ये एग्जिस्ट करता था। इसकी डिटेल्स आपको मिल जाती है। तो ये पर्सनल सेलिंग है आजकल भी, ये बहुत सी कैटेगरीज के अंदर चल रही होती है, स्पेशली इंश्योरेंस टाइप इस तरह की प्रोडक्ट्स में। वो एक इंटरनेशनल ब्रांड है, वो भी बहुत हैवीली पर्सनल सेलिंग ही के ऊपर रिलाय करता है। इसके बाद आती है पब्लिक रिलेशन। पब्लिक रिलेशंस क्या होती है कि वेरियस डिफरेंट पब्लिक्स होती हैं जिसमें गवर्नमेंट्स इंक्लूडेड हैं और समटाइम्स कम्युनिटी हो गए, मेंबर्स हो गए, मीडिया हो गया। इनके साथ कंपनीज जो है ना अच्छी रिलेशनशिप रखने की कोशिश करती हैं और समटाइम्स इनको प्रमोट कर रही होती हैं। खासतौर पे मीडिया इन पर्टिकुलरली बहुत सेंसिटिव इशू आजकल बनता जा रहा है, क्योंकि जरा सी भी कोई नेगेटिव खबर हो तो फिर मीडिया वाले उसको एक्सपैंड करते हैं। तो कंपनीज की कोशिश होती है कि हम मीडिया के साथ इन टच रहें, ताकि अगर इन केस कोई नेगेटिव रूमर वगैरह है तो उसको वो फेज आउट करने में हेल्पफुल हो, अगर हमारे लिंक्स बने होंगे उसमें। और इसी के सब टाइप में आती है स्पॉन्सरशिप। स्पॉन्सरशिप भी अगेन काइंड ऑफ एक कंपनी जो है ना वो फंड करती है, प्रमोट करती है। तो आप लोग देखेंगे फुटबॉल वगैरह के मैचेस में, फीफा में, यूरोपियन फुटबॉल लीग में, उसमें ये जितने ब्रांड लिखे होते हैं लिखा होता है कि ये सारे हमारे स्पॉन्सर हैं। तो इस तरह यानी स्पॉन्सरशिप का कंसेप्ट चल रहा होता है। और समटाइम्स ब्लॉगर्स को भी कंपनीज राब्ता करती हैं आजकल के, जो जिनके यूट्यूब वीडियोस हैं, फेमस हैं, या पिंटरेस्ट, इंस्टाग्राम वगैरह पे। फॉर इंस्टेंस ये इरफान जुनेजो को एमिरेट्स ने फंड किया कि जी आप हमारी बिजनेस क्लास का जो है एक्सपीरियंस करें और उसके ऊपर अपनी वीडियो बनाएं, क्योंकि इनके सेवरल जो है ना वो लाइक्स हैं, 8 लाख सब्सक्राइबर्स हैं। तो उनकी कंपनी का मकसद क्या है कि चलो इतने सारे लोगों तक हमारा ब्रांड प्रोडक्ट। इसके बाद आती है सेल्स प्रमोशन, जिसमें आप डिफरेंट डिस्काउंट्स या किसी न किसी तरीके से, या कूपन, या फ्री सैंपल, या कंटेस्ट वगैरह के थ्रू आप प्रमोट कर रहे होते हैं। इवन इसमें फ्रीक्वेंट फ्लायर प्रोग्राम होते हैं, जैसे एमिरेट्स का है। तो इस तरह यानी डिफरेंट तरीकों से कंपनीज रियायत वगैरह देके कस्टमर्स बढ़ाने की कोशिश कर रही होती है। ठीक है, तो एडवर्टाइजिंग कहती है बाय आवर प्रोडक्ट, सेल्स प्रमोशन कहती है बाय इट नाउ। इसके अंदर यूजुअली इंस्टेंट सेल्स के ऊपर फोकस होता है। तो इसके फाइनली ऑब्वियसली डिजिटल मार्केटिंग आती है, जो कि अगेन वन फास्टेस्ट ग्रोइंग और स्प्रेड डोमेन है। इंटरनेट को जिस तरह भी यूज किया जा रहा है, वेबसाइट, सर्च इंजन, ऑनलाइन वीडियोस, ब्लॉग, सोशल मीडिया, मोबाइल ऐड, ये सारे का सारा डिजिटल मार्केटिंग टाइप के अंदर आता है। डिजिटल मार्केटिंग वो भी इतनी बड़ी डोमेन बन गई है कि इसके ऊपर सेपरेट कोर्सेज पढ़ाए जा रहे हैं, स्पेशलाइजेशन ऑफर हो रही हैं, सेपरेट बुक्स लिखी जा रही हैं। बहुत से लोग सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग को भी मार्केटिंग समझ रहे होते हैं, स्पेशली न्यू जनरेशन के अंदर। तो इसको बहुत हेवीली यूटिलाइज भी किया जा रहा है। पाकिस्तान की जैसे टोटल ऑनलाइन पॉपुलेशन 4 करोड़ से ज़्यादा है 2019 में, जो कि 22% पॉपुलेशन बन रही है, स्पेशली यंगस्टर्स की और एजुकेटेड तबके की। तो वर्ल्ड वाइड स्पेंडिंग देखें तो ये स्टैट्स हैं 2020 के, तो फॉर द फर्स्ट टाइम और 2019 तक डिजिटल का जो शेयर था वो लेस देन 50% था। इंटरनेट पे $326 बिलियन की स्पेंडिंग है 2020 में। और जबकि बाकी तमाम मीडियम्स, टीवी, आउटडोर, न्यूज़पेपर, रेडियो और मैगजीन, वो मिला के लेस देन 50% पे आ गए हैं। तो और ज़ाहिर है जिस स्पीड से ये बढ़ रहा है, ये मज़ीद इसको स्क्वीज़ करेगा। तो डिजिटल मार्केटिंग उस लिहाज से इंतहाई इम्पोर्टेंट है, सिग्निफिकेंस की हामिल है। तो अब लोग इतना ज़्यादा इंटरनेट के ऊपर मूव कर रहे हैं, तो वेबसाइट ऐड से लेके ईमेल प्रमोशन तक, और इसी तरह मोबाइल मार्केटिंग, जिसमें अब लोग ऐप्स भी बना रहे हैं, मोबाइल्स के ऊपर एड्स आ रहे हैं डिफरेंट, उनके अंदर एसएमएस मार्केटिंग बहुत ज़्यादा की जा रही होती थी। ऑनलाइन वीडियो व्यूइंग है, ये भी बहुत ज़्यादा कॉमन होती जा रही है। कंपनीज़ खुद भी एनकरेज कर रही होती है बाद-बात कि जी आप हमारे प्रोडक्ट की, ब्रांड की वो वीडियो बना के अपलोड करें। तो इवन होंडा ने सीआरवी कार लॉन्च करने से पहले पिंटरेस्ट यूज़र जिनके थाउज़ेंड्स ऑफ फॉलोअर्स हैं, उनको कहा कि 1 दिन के लिए पिंटरेस्ट छोड़ें और एक्चुअल टाइम स्पेंड करें अपने ट्रीट की तरफ। तो बड़ी इफेक्टिव कैंपेन उस लिहाज से निकली।
इसी तरह ब्लॉग को यूटिलाइज किया जाता है। इनमें बस ये इशू समटाइम्स कंपनीज के लिए आते हैं कि बाज़ जो एंग्री कस्टमर्स होते हैं वो भी फिर खुल के लिखते हैं, उसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। ऑल्दो ओकेजनली इसको भी मॉडरेट किया जा रहा होता है कि बाज़ कंपनीज फौरन जो है ना कमेंट ऑनलाइन पोस्ट नहीं होने देती, बल्कि उसको भी वो फ़िल्टर करके एक दफ़ा पढ़ के फिर कमेंट पोस्ट करते हो। तो सोशल मीडिया मार्केटिंग ऑब्वियसली आप लोग देख रहे हैं आजकल कमोबेश हर दूसरी प्रोडक्ट के नीचे लिखा होता है कि आप किन-किन तरीकों से हमसे राब्ता कर सकते हैं। फेसबुक एड्रेस क्या है, व्हाट्सऐप पे किस तरह आना है, गूगल प्लस पे कैसे आना है, पिंटरेस्ट पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, तो ये डिफरेंट लिंक दिए जा रहे हैं। गुरिल्ला मार्केटिंग नॉट नेसेसरीली एक सेपरेट डोमेन है। बाद से आप इसको एडवर्टाइजिंग या किसी और कैटेगरी में भी डाल सकते हैं। बहुत कम बुक्स ने इसको सेपरेट डोमेन लिया है। इसमें होता क्या है कि आप इनोवेटिव लो कॉस्ट तरीके से, क्रिएटिव तरीके से कम रिसोर्सेज को यूटिलाइज करने की कोशिश करते हैं और अपने मैसेज को स्प्रेड करने की अटेम्प्ट और एफर्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, ये डिफरेंट टाइप्स ही प्रमोशन की। नेक्स्ट सेक्शन आता है कम्युनिकेशन प्रोसेस का। कम्युनिकेशन प्रोसेस क्या है? सिंपली कि आप जब कम्युनिकेट करने की कंपनी कोशिश करती है तो अपने मैसेज को वो किसी सेंडर से भेजती है, किसी जगह पे किसी मीडियम के ऊपर वो आता है और फिर रिसीव होता है, एनकोड करती है कंपनी और फिर डिकोड करता है उसको रिसीवर। तो इसको कम्युनिकेशन प्रोसेस कहा जाता है। इसके अंदर गैप सब कहाँ पे आते हैं, इसको लर्न करने का क्या मकसद और बेस्ट होता है? एक तो ये ध्यान करना होता है कि ओवरली स्ट्रॉन्ग क्लेम्स ना हो, वरना कंज्यूमर उसको रिजेक्ट कर देते हैं ऑफर को, क्योंकि हर कंपनी जो है ना वो इस तरह एग्जैजरेटेड क्लेम्स लग रहे होते हैं। ये है कम्युनिकेशन प्रोसेस। इसमें क्या होता है फिगर 7.3 में कि आप कंपनी ने सेंडर यानी कंपनी है यहाँ पे, एनकोडर यानी वो उसको एनकोड करती है, समटाइम्स किसी एडवर्टाइजिंग एजेंसी से अपना मैसेज भिजवाती है, जो भी उसका मैसेज हो, वो किसी न किसी चैनल पे डिस्प्ले होता है। अब जब चैनल पे डिस्प्ले होता है ना, तो यहाँ पे नॉइज़ होता है। नॉइज़ से अब क्या मुराद है कि बिलबोर्ड के ऊपर एक ऐड लगा हुआ है, लेकिन एक शख्स उसको हो सकता है देखे, लेकिन उसका ज़हन जो है अभी वो सिग्नल की तरफ है, ट्रैफिक की तरफ है। टीवी पे एक ऐड चल रहा है, आप उस वक़्त कोई फ़ोन कॉल अटेंड कर रहे हैं, मोबाइल की तरफ देख रहे हैं, तो चैनल पे ऐड तो आ गया, आपका मैसेज आ गया, लेकिन नॉइज़ की वजह से वो मैसेज बाद वक़्त प्रॉपर्ली कन्वे नहीं होता। फिर कंज्यूमर ने उसको डिकोड करना है। ये भी अगेन डिकोड होगा अगर मैसेज यूज़र फ्रेंडली है उनके एनवायरनमेंट के हिसाब से, वरना डिकोडिंग में भी इश्यूज़ आ जाते हैं। और इवेंचुअली फिर रिसीवर यानी रिसीवर ने जिसने रिसीव किया है, वो फिर उसके ऊपर फीडबैक देगा और फीडबैक की बेस पे बाद में कंपनीज़ अमेंड कर रही होती हैं, उसको रिफाइन कर रही होती हैं, ये एक्सपेक्ट कर रही होती है, वो फीडबैक है। सेंडर दैट इनिशिएटर मैसेज हो गया, जो कंपनी ब्रांड एनकोडिंग उसको की जा रही होती है कि कंज्यूमर टर्म्स के अंदर किस चैनल के ऊपर चलाना है, किस तरह एनकोड करना है। इसमें अगेन कलर स्कीम वगैरह की कंसिस्टेंसी ज़रूरी होती है। और चैनल मीडिया किस पे चला रहे हैं, क्या मैगज़ीन में रन होना है, क्या टीवी के ऊपर आना है, ठीक है, क्या वेबसाइट ऐड जाना है। और नॉइज़ फिर ज़ाहिर है उसमें वेरियस डिफरेंट तरीकों से शोर आ रहा होता है। तो उस शोर को वो कंपनी किस हद तक कंट्रोल कर सकती है और उसकी वजह से केयरफुल रहना कि मैसेज के अंदर कन्फ्यूजन ना आए, किस तरह उसको मॉडरेट करना है, ज़हन में रखना है और फिर इवेंचुअली ज़ाहिर है कंज्यूमर ने डिकोड करना है और फिर फीडबैक कंपनी को मिल रहा होगा। तो टेलीनॉर जो पाकिस्तान में लॉन्च हुआ 2005 में, इसने उस ज़माने में ऐड लगाए थे, हियर लेस लिसन मोर, से लेस स्पीक मोर। अब क्या मीनिंग है इसका? ठीक है, इसका मीनिंग अक्सर एजुकेटेड लोग भी रियलाइज़ नहीं कर पाते, क्योंकि ये क्या लग रहा है कि बज़ाहिर क्लैश आ रहा है। हियर लेस लिसन मोर, हियर लेस में क्या हो रहा है कि आपने कम सुनना है, लिसन मोर यानी ज़्यादा तवज्जो से सुनना है। तो ये कह रहा है से लेस यानी बोलें कम, स्पीक मोर यानी ज़्यादा जो है ना इम्पोर्टेंट बातचीत आप करें। तो ये इस चीज़ के ऊपर उन्होंने फ़ोकस किया था, लेकिन अमूमन इसके अंदर डिकोडिंग के अंदर इश्यूज़ आते हैं। ये टेबल 7.2 के अंदर एग्जांपल दी हुई है कम्युनिकेशन प्रोसेस की, कि आप कौन-सा मैसेज यूज़ कर रहे हैं, उसमें किस तरह सेंडर, जैसे हिलाल की डिंग डोंग का ऐड चला, तो उन्होंने ऐड की भेजा, एनकोड क्या किया उन्होंने, वर्ड्स और जिंगल, पिक्चर्स और कलर के अंदर एक ऐड बना दिया। वो मीडिया पे यानी टीवी के ऊपर रन हुआ, रिसीवर कौन है, जैसे बच्चे हैं लाहौर, कराची के, डिकोड हो रहा है वो कंज्यूमर, पॉजिटिव मैसेज जो है ना उसके फ्लेवर के बारे में आ रहा है उनके ज़हन में, और फीडबैक क्या हो रहा है कि कंज्यूमर आके शॉपकीपर के पास आके माँग रहे हैं निम्नो और उसकी सेल बढ़ रही है। तो इस तरह यानी ये जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है वो चल रहा होता है। इसी तरह पर्सनल सेलिंग के केस में तो वो किस तरह यूज़ हो रहा है, सेल्स प्रमोशन के केस में वो कैसे यूटिलाइज़ हो रहा है। तो डिफरेंट तरीकों से ये कम्युनिकेशन प्रोसेस यूज़ हो रहा है। पुश एंड पुल स्ट्रेटजीज, मार्केटर्स के पास 2 ब्रॉड अप्रोचेज़ होती हैं कि वो किस तरह प्रमोट करने की कोशिश करें। पुश स्ट्रेटजी में क्या होता है कि आप अपने प्रमोशन टूल्स को डायरेक्टली चैनल मेंबर्स के ऊपर ज़्यादा एफर्ट स्पेंड करते हैं, ताकि उनकी कोऑपरेशन गेन हो और आपकी प्रोडक्ट जो है ना वो स्टोर भी ज़्यादा हो और सेल भी ज़्यादा हो। तो प्रोड्यूसर क्या करता है, रिटेलर और होलसेलर को कहता है कि तुम कुछ एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर लो, हम तुम्हें रियायत दे देंगे, हम तुम्हें इंसेंटिव्स दे देंगे वगैरह-वगैरह। इसमें ज़्यादा रिटर्न रिटेलर और होलसेलर को जा रहा होता है। इन रिटर्न वो क्या करता है, वो खुद प्रमोशन और एडवर्टाइजिंग की कोशिश करता है, कंज्यूमर को सेल करने की कोशिश करता है। आप लोगों ने देखा होगा कभी-कभार आप दुकान पे जाके कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट माँगते हैं,
तो आगे से शॉपकीपर कहता है जी कि ये नहीं है, इसकी बजाय ये ले लें, ये आजकल बहुत चल रही है। वो जो जुमला बोल रहा होता है कि ये आजकल बहुत चल रही है, उसके पीछे की रीज़न क्या होती है कि वो ये आइडिया होता है कि उसको चूँकि पीछे से इंसेंटिव ज़्यादा मिल रहा होता है, इसलिए वो उसको एनकरेज कर रहा होता है। और इसी तरह कोक और पेप्सी के अंदर आपको बहुत कॉमनली इसकी एग्ज़ाम्पल मिलेगी, क्योंकि इसमें पाकिस्तान में आपने देखा होगा कोक का एक मेरे जानने वाले ने बताया था, शॉपकीपर ने, उसने कहा था कि कोक ने हमें इंसेंटिव दिया है कि अगर पेप्सी नहीं रखोगे तो वो पर क्रेट जो है ना थोड़ा-सा एडिशनल हमें प्रॉफिट मिलेगा। तो उसका मकसद क्या था कि वो इसके ऊपर पुश करके, यानी पुश स्ट्रैटेजी को यूज़ करते हुए ताकि कॉम्पिटिशन को ना फेज़ आउट किया जाए, और जबकि पेप्सी का ज़्यादा फ़ोकस वो पुल स्ट्रैटेजी के ऊपर ज़्यादा रहा है। हालाँकि इंटरनेशनली और पाकिस्तान के अंदर पेप्सी का मार्केट शेयर ज़्यादा है, जबकि इंटरनेशनली कोक का ज़्यादा है। तो पुश स्ट्रैटेजी यूजुअली ज़्यादा जो है ना लोअर प्राइस आइटम्स के अंदर रिलेटिवली ज़्यादा चल जाती है, जहाँ पे लो ब्रांड रॉयल्टी हो, लोगों के लिए सब्स्टिट्यूट ज़्यादा कन्वीनियंटली अवेलेबल। बाकी कंपनीज़ यानी होलसेलर को इस तरह भी कहती है कि जी 3000 का आप ले लें तो आपको इतनी चॉकलेट से एक चीज़ें डिफरेंट फ्री दी जाएँगी। इसके दूसरे एंड के ऊपर आती है पुल स्ट्रैटेजी। पुल स्ट्रैटेजी क्या है कि इसके अंदर प्रमोशन एफर्ट इस तरह की जाती है कि कंज्यूमर को डायरेक्टली टारगेट किया जा रहा होता है, और उसमें प्रमोशन के ऊपर फोकस ज़्यादा होता है, जिसका रिजल्ट फिर ये होता है कि आप जब कंज्यूमर को प्रमोट कर रहे होते हैं, तो कंज्यूमर इन टर्न रिटेलर, होलसेलर से माँग रहा होता है, वो फिर इन टर्न प्रोड्यूसर को कह रहा होता है कि जी इस प्रोडक्ट की बहुत डिमांड आ रही है, आप ये हमारे पास ज़्यादा। तो इसमें पुल स्ट्रेटजी ज़्यादा चलती है, जहाँ पे हाई ब्रांड लॉयल्टी यूजुअली एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स वगैरह के अंदर, और डिफरेंट फीचर्स के अंदर प्रॉपर डिफरेंसेस हों, डिफरेंट एलिमेंट्स, प्रोडक्ट की डिमांड हाई हो, वहाँ पे ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट रहती है। बाकी प्रमोशन मिक्स को किस तरह मैनेज करते हैं, इसमें चंद एक और चीज़ें, तो प्रमोशन बजट कैसे सेट करना है आपने, एक अफोर्डेबल मेथड होता है जिसमें कंपनी वो बजट सेट करती है जो उसके लिए अफोर्डेबल है। परसेंटेज ऑफ सेल्स मेथड है, यानी इसमें आप डिफरेंट जितनी सेल्स होती है उसका 5%, 10%, 2% कुछ ना कुछ अमाउंट उसमें से तय कर लेते हैं। लेकिन इन दोनों मेथड में ये इश्यू है कि ये सेल्स को प्रॉपर्ली यूटिलाइज़ नहीं कर रहे प्रमोशन को, कि इसमें सेल्स आएगी तो उसके बाद फिर वो प्रमोशन बजट तय कर रहे हैं, जबकि प्रमोशन के अगेंस्ट आपको रिटर्न रिलेटिवली जल्दी मिल रहा होता है, तो आपको उस एंगल से लेके चलना होता है। इसके बाद फाइनली आइटम, तो इसमें हाँ, इनके अल्टरनेट में फिर ये आ जाता है ऑब्जेक्टिव एंड टास्क मेथड। इसके अंदर क्या होता है कि आप प्रमोशन बजट तय उस तरह करें, जिसके बदले में आपको रिटर्न मिलना हो प्रॉपर तरीके के साथ। यानी आप शुरू में तय करते हैं कि लेट्स से हम इतना लगाते हैं प्रमोशन के ऊपर, ताकि हमें उम्मीद है कि उसके हिसाब से अपने ऑब्जेक्टिव सेट करके इस साल हमने 10% ग्रो करना है, 20% ग्रो करना है, उस हिसाब से आप अपना डिफरेंट प्रमोशन बजट रखते हैं, अपने ऑब्जेक्टिव्स को मीट करने के लिहाज से। ठीक है, उसके बाद आ जाता है आइडा मॉडल। आइडा मॉडल क्या होता है? ये बाज़ लोग, बाज़ कंपनीज़ इसको बहुत स्ट्रांगली यूटिलाइज़ कर रही होती हैं कि अवेयरनेस, इंटरेस्ट, डिज़ायर और एक्शन। यानी वो कहते हैं कि हर ऐड का मकसद ये होता है कि अवेयरनेस क्रिएट की जाए, लोगों में इंटरेस्ट भी बिल्ड किया जाए, डिज़ायर बिल्ड किया जाए कि वो परचेज़ करना चाहें, और एक्शन के लिए मोटिवेट हों, कि वो आपकी प्रोडक्ट बाकायदा परचेज़ करें। सेलिब्रिटीज़ की एग्ज़ाम्पल आ जाती है इसके बाद। सेलिब्रिटीज़ को भी बहुत सी कंपनीज़ यूज़ कर रही होती हैं डिफरेंट एडवर्टाइजिंग प्रमोशन के लिए। क्लियर यूटिलाइज़ कर रहा है वर्ल्ड फर्स्ट बिलियनियर फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जिसका अपना ब्रांड सीआर7 के नाम से बड़ा मशहूर हो गया है। हेड एंड शोल्डर फॉर एग्जांपल शाहिद अफरीदी को यूज़ कर रहा है। वो ये और सॉफ्ट ड्रिंक ब्रांड में हम वो डिफरेंट कैरेक्टर्स को यूज़ कर रहे होते हैं। इवन यहाँ तक हो रहा है कि अब बाज़ फ़िक्शनल कैरेक्टर्स भी, हल्क यूज़ हो रहा है डिफरेंट एड्स के अंदर, फिडो डिडो का एक कैरेक्टर था वो यूज़ हो रहा होता था। मार्वल और डीसी के कैरेक्टर्स जो हैं वो यूज़ हो रहे हैं। फाइनल फैंटेसी 13 की इवन स्क्वायर एनिक्स की कैरेक्टर थी फीमेल लीड लाइटनिंग के नाम से, वो लुई विटॉन के एड के लिए फर्स्ट कंप्यूटर जनरेटेड सुपर मॉडल के तौर पे यूज़ हुई है। तो मतलब इस हद तक यानी दुनिया जा रही है कि लोग फ़िक्शनल कैरेक्टर से इतना एसोसिएट हो जाते हैं कि वो भी बाज़-अवत ब्रांड्स की प्रमोशन के लिए यूटिलाइज़ किए जा रहे होते हैं। बाकी इसके अलावा और स्टेजेज़ आपने देखनी होती है कि पीएलसी की किस स्टेज के ऊपर है प्रोडक्ट, बूम वगैरह का इम्पैक्ट किस तरह का जा रहा है, और कंज्यूमर्स को जो है ना, वो प्रोडक्ट किस तरह अपील कर रही है। ये वर्ल्ड लार्जेस्ट एडवर्टाइजिंग स्पेंडर्स हैं 2020 के। पीएनजी और सैमसंग का तकरीबन टाई बनता है, $10.1 बिलियन दोनों ने स्पेंड किए हैं, और इनके बाद लॉरियल आ रहा है, फिर यूनिलीवर, अमेज़न, जो कि बड़ा अरसा जनरल मोटर्स अगर टॉप पे होती थी, तो ये जो कंपनीज़ बहुत ज़्यादा हेवी स्पेंडिंग कर रहे हैं, ये कितने बिलियन डॉलर इनके एडवर्टाइजिंग के अंदर खर्च हो रहे हैं। ये टॉप कंपनीज़ यहाँ पे शो की हुई हैं। ठीक है, बाकी इसके बाद इस चैप्टर के अंदर जो टोटल डिफरेंट की टर्म्स कवर हुई हैं, वो यहाँ पे हैं। इनमें कोई इश्यू हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। जी, हैंड रेज़ किया था सदफ आपने।